देखिए, मोदी के वादे और मोदी की गारंटी, इसका अर्थ ही है झूठ, फरेब, जुमलेबाजी, लाइस, डिसेप्शन, कवर अप। आज यदि नरेंद्र मोदी जी ने गौतम अदानी के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया तो दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। किस बेसिस पे इनको इतने सारे लोन प्रोवाइड किए गए, किस बेसिस पे ये इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स में, राइट फ्रॉम एयरपोर्ट से लेके सीमेंट से लेके मीडिया से लेके, आई मीन आप सेक्टर्स के नाम लीजिए। ऐसा कॉर्पोरेट हाउस जो टॉप 10 टैक्स पेयर्स में नहीं है, जो सिर्फ 23-24 हजार लोगों को नौकरी प्रोवाइड करता है, क्या इस देश के सारे आर्थिक संसाधन उसके हाथ में सौंप देने से क्या हम इस देश के साथ में गद्दारी नहीं कर रहे? देखिए, लिथियम बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे पहाड़ों में पाया गया और आपको मालूम है कि अभी पूरा बैटरी इकोनॉमी होने वाला है। एंटरप्रेन्योर्स बड़े बड़े इंडिया के जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जो इन खनिज संसाधनों पे कब्जा करना चाहते हैं, वो कैसे कब्जा करेंगे अगर यदि 6 शेड्यूल में डाल दिया? जो चीज है, ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट शायद छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि यदि वैसा हो गया तो अपने कॉर्पोरेट साथियों को आप कैसे दो? ये मुद्दा है सबसे बड़ा। मोदी जी ने और गारंटी दिया था, वादा किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत। आज देखिए, भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई कि रेलवे में लाखों पद खाली है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में अग्निवीर जैसी स्कीम लेके आई गई है, जहां पर साल में 45,000 बच्चों को लिया जाएगा और उसमें से 75% बच्चों को 4 साल बाद छोड़ दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो ये रोजगार सृजन की इनकी गारंटी। और हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग और आग जलनी चाहिए। आज सोनम वांगचुक हिमालय से एक अलग तरीके की गंगा निकाल रहे हैं और एक अलग ही तरीके की आग लगी हुई है हिमालय की गोद में, लद्दाख में। आज उनके आमरण अनशन का 21वां दिन और सोनम वांगचुक इसलिए आमरण अनशन पर है क्योंकि केंद्र सरकार लद्दाख के साथ किए गए अपने वादे पूरे नहीं कर रही और उन वादों के पूरे होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। ऐसे में जब चुनाव के समय सारा चुनाव एक जुमले पर टिका हुआ है, मोदी की गारंटी। उस मोदी की गारंटी की क्या गारंटी है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे अर्थ सत्य के इस एपिसोड में। हमारे साथ है आर्थिक और राजनीतिक मामलों के विशेष जानकार, वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन सिंह जी। राजीव जी, आपसे पहला सवाल यही है कि मोदी ने आते ही चुनाव से पहले बहुत सारी गारंटी दी थी, बहुत सारे वादे किए। आपको क्या लगता है कि कितने वादे पूरे हुए और कितने वादे जो हैं अभी तक वो वादे ही हैं, पूरे हो ही नहीं पा रहे? देखिए, मोदी के वादे और मोदी की गारंटी, इसका अर्थ ही है झूठ, फरेब, जुमलेबाजी, लाइस, डिसेप्शन, कवर अप। हिंदी और अंग्रेजी तीनों में, दोनों में मैंने आपको कुछ शब्द दिए, यही उसके पर्यायवाची है, मोदी के गारंटी के सिनोनिम्स है। देखिए, इन्होंने कई सारी गारंटी दी। ब्लैक मनी इंडिया में वापस आएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। हमें मालूम है क्या हुआ? नोटबंदी लग गई और नोटबंदी लगने के बाद में अपने अकाउंट से 4,000 रुपए हम पर डे निकाल सकते हैं। वो दिन हमें याद है जब हम लोग सब लाइन में लग लग के अपनी खर्चों के लिए 4-4 हजार रुपए हम लोगों ने निकाले। एक दिन में उससे ज्यादा आप निकाल नहीं सकते, यानी आपकी ही हार्ड मनी को निकालने के लिए आप घंटों लाइन में लगे। वही मोदी की गारंटी ये भी थी कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज हम देख रहे हैं कि रेलवे में लाखों पद खाली है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में अग्निवीर जैसी स्कीम लेके आई गई है, जहां पर साल में 45,000 बच्चों को लिया जाएगा और उसमें से 75% बच्चों को 4 साल बाद छोड़ दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो ये रोजगार सृजन के इनकी गारंटी और रोजगार सृजन से
रिलेटेड बातें कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, सब में भयानक वैकेंसीज है, बट ये भरने को तैयार नहीं। मोदी जी ने गारंटी दिया था कि किसानों की हम आमदनी दुगनी कर लेंगे 2022 तक, और हमने देखा कि कैसे 2020, 21 में और 22 में किस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया, यहां तक कि 2024 में भी वो आंदोलन कर। तो यदि सबकी आमदनी दुगनी हो जानी थी, तो फिर क्यों मतलब लोग आंदोलन करें। मोदी जी ने महिला सुरक्षा के ऊपर में विशेष गारंटी दी। हमने देखा कि किस तरीके से महिला पहलवान, जो इस देश का एक गौरव और सम्मान है, उन्होंने कितने हफ्तों तक, कितने सप्ताह और कितने दिनों तक आंदोलन किया, सिर्फ अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए। और मोदी जी पूरी तरीके से नदारद, वो पूरे मामले में नदारद। हमने देखा किस तरीके से मणिपुर में औरतों को नग्न करके घुमाया गया, और उसमें से तो एक इंडियन फोर्सेस के जो कारगिल में जिन्होंने वॉर किया था, वॉर वेटरन है, उनकी वाइफ थी। वहां पे भी मोदी जी कंप्लीटली नदारद नजर। मोदी जी ने युवाओं से बहुत सारे वादे किए थे, कोई भी वादों पे वो अपने खरे नहीं हुए। तो ये मोदी की गारंटी जो है, अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये एक जुमलेबाजी है। अभी तक लोग हंसकर टाल देते थे, हंसकर जो है इन चीजों को नजरअंदाज कर देते, किंतु अब जो है लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये हंस के टालने का जो सिलसिला चला आ रहा है, उस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। देखिए एक चीज है प्राप्ति जी, आप समझिए, लोगों को महंगाई, लोगों को बेरोजगारी और लोगों को सुरक्षा, ये तीन ऐसे मसले हैं या मामले हैं जिस पर किसी भी तरीके से जनता अब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार, किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार। और यही कारण है कि गोदी मीडिया में हर तरफ एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। यही कारण है कि आपको हर जगह से अलग अलग पार्टियों से तोड़ तोड़ के आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों की भर्ती की जा रही है। एक मोदी जी ने और गारंटी दिया था, वादा किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत। आज देखिए भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई, कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई। तो ये मोदी की गारंटी जो है, मोदी जी जो बोलते हैं उसको उल्टा करते। अगर मोदी जी ने कहा कि मैं लोगों को नौकरी नहीं दूंगा, बेरोजगार कर दूंगा, तो हो सकता है शायद वो रोजगार दे, या हो सकता है उस टाइम में सही में वो अपनी गारंटी को पूरा करे कि रोजगार नहीं दे और लोगों को बेरोजगार रहने दे। कहने का अर्थ मूलतः यह है कि लोग जो है ये इन जुमलेबाजियों से थक गए हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। हमें उनके एक्शन नजर आ रहे हैं कि जो वो वर्ड्स जो वो बोल रहे हैं, कंप्लीटली उसके अपोजिट वो काम। जी प्राप्ति जी। ये जो आप बोल रहे हैं कि जो वो बोलते हैं उसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। देखिए, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, तो वो एक्सपोज हो गए, कंप्लीटली एक्सपोज हो गए नरेंद्र मोदी। चौकीदार जो है, मैं हूं चौकीदार, जो लोग लिख रहे थे हैं 2019 में ट्विटर पे, अब वही लोग लिख रहे हैं आई स्टैंड विद अदानी। अदानी जिसके नाम पे विश्व भर में इंडियन कॉर्पोरेट्स की जग हसाई हो रही है, जिसके नाम पे भारत के कानूनों के ऊपर में जग हसाई हो रही है, वो गौतम अदानी और वो अदानी समूह जो हिंडनबर्ग को धमकी देता है कि हम यूएसए में जाके तुम पे केस करेंगे। जब केस करने की बारी आती है तो उनके छक्के छूट जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं। अदानी जी का पूरा दमखम हमारे जैसे कमजोर भारत के पत्रकारों पे चलता है, हिंडनबर्ग पे नहीं चलता है। अगर दम है, हिम्मत है, मैं तो पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूं, क्यों नहीं जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये हिंडनबर्ग के ऊपर में मुकदमा कर दे रहे। मोदी जी कंप्लीटली एक्सपोज हो गए। इन्होंने कंप्लीटली कॉर्पोरेट्स के लिए, और वो भी कुछ खास कॉर्पोरेट्स के लिए काम किया है पिछले 10 साल में। इन्होंने कुछ एक औसतन कॉर्पोरेट हाउसेस को कॉन्ग्लोमरेट बना दिया है। कॉन्ग्लोमरेट, मैं आपको जस्ट एक अदानी के एग्जांपल देके बताता हूं। अदानी जी जब अपने पीक पे थे तो उनके पूरे ग्रुप का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के आसपास में, और इनका खुद का जो ये था 65% के आसपास में इनका औसतन कहा जाता है
कि इनकी कंपनीज का एवरेज जो है ओनरशिप है पूरे ग्रुप के ऊपर। तो आप समझ लीजिए 12 से 13 लाख करोड़ के बीच में इनका खुद का ये था, नेटवर्थ था, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कैप। ओके, अब आप देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी की। उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए गौतम अदानी जी ने कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया? 12 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाला आदमी सिर्फ 23,000 लोगों को नौकरी, जिसके समूह में 23,000 लोगों को नौकरी मिली। 1.5 साल पहले मैंने सत्येंद्र पे एक प्रोग्राम में ये बात बोली थी, इसलिए मेरे को याद आ रहा है कि भाई 23,000 लोगों को नौकरी आप दे रहे हो और आपका नेटवर्क जो मार्केट कैप बेस्ड है वो 12 लाख करोड़ है। आपको शर्म नहीं आती है? आपको जब टैक्स पे करने की बारी आती है, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि काफी समय हो गया, ये पहले इंडिया के टॉप 10 टैक्स पेयर में भी नहीं थे। इनकी जो मेन कंपनी है, मदर कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस, उसका प्रॉफिट कोट 1000 या 1100 करोड़ के आसपास में था, जहां तक मुझे जो याद आ रहा है लास्ट ईयर जब हिंडनबर्ग आया था। ऐसे समूह का मार्केट कैप, ग्रुप का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ और अदानी एंटरप्राइजेस जो फ्लैगशिप कंपनी थी उसका 3 लाख करोड़ के आसपास में मार्केट कैप था। कैन यू बिलीव दिस? तो ये तो पूरा का पूरा जोक ही इस देश में चल रहा है। और इस जोक के जो सिरमौर है, जिनके कारण ये पूरा का पूरा जो घिनौना माहौल देश के अंदर में बन गया, वो कौन है? वो गौतम अदानी जी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी। आज यदि नरेंद्र मोदी जी ने गौतम अदानी के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किस बेसिस पे इनको इतने सारे लोन प्रोवाइड किए गए? किस बेसिस पे ये इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स में, राइट फ्रॉम एयरपोर्ट से लेके सीमेंट से लेके मीडिया से लेके, आई मीन आप सेक्टर्स के नाम लीजिए, जो जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स, माइनिंग के सेक्टर्स, पावर का सेक्टर, कोई रोड सेक्टर, कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा। पोर्ट में तो खैर थी पहले से, हर सेक्टर में गौतम अदानी जी की एंट्री हुई है ये नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप देश का विकास कर रहे हैं? भाई सबको दिख रहा है कि ये एक व्यक्ति का विकास कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। आई स्टैंड विद अदानी, और अदानी इज हेल्पिंग इंडिया, डेवलपिंग इंडिया, इस टाइप के ट्विटर पे ट्रेंड चलाने वाले लोग जरा ध्यान से सोचे और समझे कि क्या एक ऐसा कॉर्पोरेट हाउस जो टॉप 10 टैक्स पेयर्स में नहीं है, जो सिर्फ 23-24 हजार लोगों को नौकरी प्रोवाइड करता है, क्या इस देश के सारे आर्थिक संसाधन उसके हाथ में सौंप देने से क्या हम इस देश के साथ में गद्दारी नहीं कर रहे? ये गद्दारी है, गद्दारी से कम कुछ नहीं है। और ये जुमलेबाजी और मजाक में, हंसी में इन चीजों को टाल देना जो है, इस देश के साथ में गद्दारी करने से कम नहीं। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आप सच्चे देशभक्त हैं, यदि आप सच्चे देशभक्त हैं, तो आप इन विषयों पे सोचिए। राजीव रंजन सिंह बोल रहे हैं इसलिए नहीं, आप इन विषयों पे सोचिए और ध्यान से सोचिए कि क्यों एक ऐसी पार्टी जो देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चली थी, आज वो कांग्रेस युक्त पार्टी बन गई। एक ऐसी पार्टी जो चाल चरित्र के बारे में बोलती थी कि हम एक अलग पार्टी है, हमारा चाल और चरित्र सबसे अलग है, चरित्रवान है, वो पार्टी आज चुन चुन के क्यों हर पार्टियों के ऐसे लीडर्स जिनके ऊपर में करप्शन केसेस की भरमार थी, चाहे वो टीएमसी के हो, चाहे वो एनसीपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, आप नाम लीजिए। आपको हेमंत बिस्व शर्मा से लेके तो अजीत पवार से लेके तो आपको नवीन जिंदल से लेके, आप मतलब नाम लेते जाइए। हर स्टेट में जितने करप्ट लोग हैं जिनके ऊपर में केसेस चले, वो सब अपने अपने पार्टियां छोड़ के इनकी पार्टी में घुस रहे, भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या किसी भी पेट्रियोटिक, किसी भी देशभक्त इंडियन के लिए, भारतीय के लिए ये बात इतनी, मतलब ये समझने में इतनी मुश्किल क्यों जा रही है कि भाई जो आज हो रहा है वो देश के साथ गद्दारी है, वो देश सेवा नहीं है, और अब हम जुमलेबाजी में नहीं रह सकते। मुझे ये समझ में नहीं आता। कई लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े पिछले 2-4 प्रोग्राम्स में, उन्होंने लिखा कि आप ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम कीजिए चुनाव के पहले। भाई साहब, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि मैं जो भी 1-2 कार्यक्रम, इंटरव्यू जो भी दे रहा हूं, आप इनको शेयर क्यों नहीं करते, इनके ऊपर में सोचते क्यों नहीं? हमारी व्यूअरशिप बहुत कम है।
15-20 हजार लोग मेरे को सुनते हैं या देखते हैं, तो क्या 15-20 हजार से हम कोई क्रांति खड़ी कर पाएंगे? क्या 15-20 हजार लोगों से क्या हम सत्ता परिवर्तन के बारे में सोच पाएंगे? तो यदि आप चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो, तो कुछ नहीं तो सिर्फ एक शेयर तो कर सकते हैं आप वीडियो को जब तक लोग देखेंगे नहीं, वो सोचेंगे कैसे? ये वक्त है सोचने का। ये वक्त है सोचने का कि क्या हमारा देश सही दिशा में जा रहा है? क्या ये जुमलेबाजी में हमें फंसना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी हमें जो सब्ज बाग दिखा रही है, वो सब्ज बाग सही है? हमें इन सारी चीजों का प्राप्ति जी अभी निर्णय करने की जरूरत है। मैं आपका भी विचार जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सोनम वांगचुक जी की बात की और ले की बात की। आपका इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? आपकी क्या सोच कि जो अभी लेह में हो रहा है वो कितना न्यायोचित है? देखिए, न्यायोचित तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हम अर्थ सत्य में इस चीज की बात क्यों कर रहे हैं? हमने शुरू किया था इस प्रोग्राम को आर्थिक मामलों की चर्चा को लेकर, पर मैंने शुरुआत में भी और हम बार बार यही कहते रहे हैं कि आर्थिक मामले जो है वो राजनीति से परे नहीं रह सकते। हर चीज के जड़ में अर्थ है, और लद्दाख में भी जो हो रहा है उसके जड़ में भी अर्थ ही है। लद्दाख जब जब यूनियन टेरिटरीज बने, जम्मू एंड कश्मीर की अलग यूनियन टेरिटरी बनी, लद्दाख की अलग यूनियन टेरिटरी बनी, तो लद्दाख को स्टेटहुड देने का वादा किया गया था। ये वादा किया गया था कि वहां पे जो ट्राइब्स है, जो क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है, वहां के ट्राइबल्स को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा का मतलब ये है कि जब कोई भी ट्राइबल एरिया और कोई ट्राइब जब 6 शेड्यूल में इंक्लूड होता है, तो उनके पास कुछ पावर्स आती हैं अपने एरिया को गवर्न करने की। उनकी एक लोकल काउंसिल होती है जो कि उस एरिया के नियम कानून बनाती है, क्योंकि वो ट्राइबल से उनका एक अपना कल्चर रहता है। बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम है लद्दाख का। तो वो ट्राइबल काउंसिल जो है वो ये डिसाइड कर सकती है कि भाई कितना कहाँ से कैनाल जाएगा, जमीन किसी को देनी है कि नहीं देनी है, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे पेड़ काटे जाने चाहिए कि नहीं काटे जाने चाहिए, यहाँ पे माइंस बननी चाहिए कि नहीं माइंस बननी चाहिए। ये सारे पावर्स जो है वो उस काउंसिल के पास आते हैं, जो कि वहां के जो 6 शेड्यूल में जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करते हैं इस काउंसिल। अब जब तक ये काउंसिल नहीं बनता और जब तक लद्दाख 6 शेड्यूल में नहीं आता है, तब तक वो एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार के अधीन है। और जब तक वो केंद्र सरकार के अधीन है, वहां के लोगों के पास कोई पावर्स नहीं। वहां के लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी को माइंस दे दे लद्दाख में, किसी को डैम बनाने का प्रोजेक्ट दे दे, किसी को एयरपोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट दे दे। एयरपोर्ट आजकल देश में जिनको मिल रहे हैं आपको मालूम ही है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स अदानी जी को मिल रहे हैं। तो और लद्दाख का इकोसिस्टम इतना ज्यादा फ्रेजाइल है, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा नहीं है, हर जगह की अपनी बायोडाइवर्सिटी होती है। और सोनम वांगचुक जो है वो लगातार इसी बात पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे इनोवेशंस किए हैं जो कि लद्दाख के फ्रेजाइल इकोसिस्टम के को बैलेंस में लेके चलते हैं। इसलिए उनको यूनेस्को से प्राइज मिला है, मैगसेसे से अवार्ड मिले, उनको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, सारी दुनिया उनको मानती है। आज उनका 21वां दिन है फास्ट का। उन आदमी नमक पानी पर जी रहा है। वहां पे टेम्परेचर जो है रात में -15 डिग्री, -20 डिग्री पहुंच जाता है, उसमें वो बाहर पड़े हुए हैं और उनके साथ और लोग भी वहां पे अनशन पर है। तो आप इस बात को समझिए कि भाई वो उनका घर है। आप उस घर में किसी को भी घुसने अगर देंगे और वहां पे जाकर तबाही मचाने देंगे, वहां पे जाके माइनिंग करने देंगे, पेड़ों को काटने देंगे, तो वो लोग जाएंगे कहाँ? वो अपने घर को बचाने के लिए निकले हुए हैं। और एक ही मांग है कि हमें 6 शेड्यूल में आप शामिल कीजिए। और ये वादे उन्होंने नहीं मांग की थी, ये वादे बीजेपी ने किए थे उनसे। जब यूनियन टेरिटरी बनी थी तब ये वादे बीजेपी ने किए थे। फिर दोबारा जब इलेक्शन हुए, जब लद्दाख में हल्ला मचा, उसके बाद दोबारा ये वादे किए गए। 2 बार इन वादों को तोड़ने के बाद अभी फिलहाल में मार्च 5 या 6 या 4-5-6 इस ऐसे किसी तारीख को उनको कह दिया गया कि नहीं साहब हम तो नहीं कर सकते, आपको नहीं इंक्लूड कर सकते 6 शेड्यूल के मैं अंदर। आपको इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ। क्या कारण है? देखिए, लिथियम बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे
पहाड़ों में पाया गया। और आपको मालूम है कि अभी पूरा बैटरी इकोनॉमी होने वाला। रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, दर्शक गूगल करके पता कर ले रेयर अर्थ मिनरल्स क्या रहते हैं। उसमें लिथियम भी है, यानी ये जो बैटरी के लिए जरूरी है ना, वो सारे मिनरल्स की आज के देश में, आज के समय में होड़ हो गई है सारे देशों में कि ज्यादा से ज्यादा इन मिनरल्स को जो है वो ढूंढ के निकाला जाए। तो ये ऐसा मंगोलिया में, जैसे देखिए मंगोलिया की जैसी जलवायु और प्रकृति आपको दिखती है, वैसी नंगे पहाड़ लद्दाख लेह में भी, ठीक है। और बहुत हद तक ऐसा माना जा रहा है कि भाई रेयर अर्थ मिनरल्स में शायद लद्दाख लेह में बहुत बड़ी मात्रा में है। ऐसा बताने वाले लोगों ने मुझे बताया, कुछ लोगों ने, पर मैं श्योर शॉट नहीं हूँ, सुनी सुनाई बात है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन दिख रहा है कि भाई जो एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े इंडिया के जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जो इन खनिज संसाधनों पे कब्जा करना चाहते हैं, वो कैसे कब्जा करेंगे अगर यदि सिक्स शेड्यूल में डाल दिया। क्योंकि सिक्स शेड्यूल में एक बार जैसे ही डाला किसी स्टेट को, जैसे इंडिया के अंदर में त्रिपुरा है, मेघालय है, तो यहाँ के खनिज पदार्थों पे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं रह जाएगा, यानी वो लैंड अलॉट नहीं करेगी माइनिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट शायद छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि यदि वैसा हो गया तो अपने कॉर्पोरेट साथियों को आप कैसे दो, ये मुद्दा है सबसे बड़ा। जी प्राप्ति। जी। तो आप आज देखिए कि जो छत्तीसगढ़ में भी जो है, लोग हसदेव के जंगल के लिए रो रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी पेड़ बेतरतीब काटे जा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ इस तरीके की जो है वादा खिलाफी की जाती है, दूसरी तरफ हम लोग, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन से हूँ, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मेरा पेशा है, तो हम कभी भी अपने मतलब अपनी बात अगर किसी से कहना चाहते हैं तो हम एक मार्केट रिसर्च करते हैं, जिसमें हम ये जानते हैं कि भाई किस तरीके से इनसे क्या कहा जाए और ये किस लेवल पे है कि किस तरीके की भाषा क्या बोले कि ये हमारी बात समझ पाए, हमारी तरफ आकर्षित हो सके। तो मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती है कि क्या ये सरकार जनता को अति बेवकूफ समझती है? मतलब इन्होंने भी कुछ रिसर्च किया होगा। ये ये क्या समझते हैं कि हमें शायद कुछ समझ में नहीं आता है, हम बेवकूफ हैं कि मतलब हमारे हमारे पास बुद्धि नहीं है, या सारे लोग जो है वो गोदी मीडिया देखते हैं। किस तरीके की इनकी सोच बन गई है कि इतने बड़े-बड़े झूठ जो है एकदम बिना किसी शर्म के, बिना किसी हया के आप बोले जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि जनता जो है ये समझेगी, जनता आपकी बात को पूरी तरीके से सच मान लेगी। प्राप्ति जी, देखिए देश का अर्थतंत्र जो है ये कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में चला गया। देश के आर्थिक संसाधन और खनिज संसाधन कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस के गिरफ्त में आ गए, और मोदी की गारंटी जो है वो इसी का परिचायक है कि कैसे देश के कंप्लीट संसाधन जो है, खनिज संसाधन हो गए या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो कैसे कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में जाए, और उसको फलीभूत करने के लिए तमाम तरीके के जुमलेबाजी की जाएगी, तमाम तरीके के स्लोगन्स दिए जाएंगे। ये आम जनता का काम है, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उनको अब ये समझने की जरूरत है कि भाई हमें किसी भी तरीके से इन जुमलेबाजी में फंसना नहीं। देखिए, मैं आम जनता से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि ओनली प्रीशियस थिंग दैट यू हैव इज योर वन वोट। प्लीज डोंट सेल दैट वोट। आपका जो सबसे मूल्यवान चीज जो आपके पास में है, वो है आपका वोट। कृपया करके इस वोट को बेचे नहीं। यदि आप वाकई में देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो आप इन विषयों के बारे में सोचिए, और आप इस बात को सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के सरकार आने के बाद में देश में आर्थिक खाई बढ़ गई है, देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, देश में महंगाई तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, देश में नफरत हर तरफ फैलती जा रही है, देश में आज ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर आर्थिक और सामाजिक विषमता जो है वो हर तरीके के प्यार और सौहार्द के माहौल को खराब कर रहा है या उसको कंप्लीटली ढक दिया है। ये सोचने का समय है। आपका वोट बहुत मूल्यवान है, बहुत ही बहुमूल्य है।
कृपया करके सोच समझ के अपना वोट डालिएगा। और प्लीज आप जितने ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकें वो शेयर कीजिएगा, क्योंकि यदि हमारी बात जनता तक पहुंची नहीं तो हमारा खुद का भी मोटिवेशन, हमारा खुद का भी आत्मबल कम। जी प्राप्ति जी। जी राजीव जी, यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। एक और चीज जनता को याद दिलाना चाहूंगी। मोदी सरकार ने एक और वादा किया था, मुंबई को स्लम्स से मुक्त करना। मुंबई को स्लम्स से मुक्त करना। हुआ ये कि स्लम्स को, मुंबई से स्लम्स हटाने की बजाय, कि स्लम्स का उत्थान हो, उसकी बजाय वो पूरे स्लम्स जो है अदानी जी के हाथ में आ गए हैं और उन पूरे स्लम्स को तोड़ दिया जाएगा। वहां के लोगों को बेदखल कर दिया जाएगा अपने घरों से। चंद लोगों को घर मिलेंगे वहां पे जो एलिजिबल है, ऐसा कहा जाता है, सबको नहीं मिलेंगे। और इस तरीके से मुंबई जो है स्लम मुक्त हो जाएगी। अब मुझे ये सोचकर डर लगता है कि कल को अगर ये कहे कि ये देश पोलियो मुक्त होगा, तो जिनको पोलियो है उनके साथ ये क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। अगर कल को यहाँ ये पे भी कहे कि अदानी ये जी देश है, गरीबी मुक्त, नहीं पता यहाँ नहीं, पे भी मतलब अदानी जी आ अगर गए। स्लम मुक्त करना है और आप स्लम्स को तोड़ दे रहे हो, तो जिनको पोलियो है आप पोलियो मुक्त करने के लिए क्या करेंगे? शायद चीन जैसा कुछ करेंगे, मुझे नहीं पता। दूसरा डर ये लगता है कि कल को ये स्लोगन दे दे कि हम गरीबी हटा देंगे, तो मुझे पता नहीं गरीबों को देश ही के हटा गरीबों दिया। के साथ क्या होने वाला। मतलब आप सोच कर देखिए। तो ये जो है, जुमलेबाजी से बचिए। आप ये सोचिए कि शब्दों को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है। और राजीव रंजन सिंह जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपका वोट बहुत मूल्यवान है, उसे सोच समझ कर दीजिए और अर्थ सत्य देखते रहिए। धन्यवाद।